जैसा कि तुम लोग पढ़ चुके हो भूमंडलीकृत विश्व का बनना, उसका आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें तुम लोग पढ़े थे, बहुत सारा चीज पढ़े थे। 19वीं सदी में कैसे जो है उपनिवेशवाद का प्रचार हुआ, कैसे टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है मतलब वहां पे औद्योगिकरण आया, ये सब के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे रिंड पोस्ट या मवेशी प्लेग, ठीक है। जैसे भी हम लोग के आसपास कोरोना फैला हुआ, तो वही तरह का उस समय था, मवेशी को प्लेग जो फैलता था वो। ये सब जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि रीडिंग सेक्शन का वीडियो देखने से पहले आपको क्या करना है। पहले रीडिंग करना है 2-3 पेज, कम से कम 3 पेज, है ना। आपको रीडिंग करना है, उसके बाद फिर रीडिंग सेक्शन का वीडियो देखेंगे और देन वीडियो देखने के बाद फिर से एक बार हम लोग रीडिंग करेंगे। इससे तुमको क्या होगा, तुम्हारा वो वीडियो में जो समझाया गया वो तुम्हारे दिमाग तक जाके कुछ समझ में आएगा। तो आज हम लोग पढ़ते हैं इसमें मवेशियों प्लेग। अफ्रीका के 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई थी। मवेशियों प्लेग की तरफ फैलने वाली इस बीमारी से प्लेग लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। यह इस बात का अच्छा उदाहरण है कि औपनिवेशिक समाज पर यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों के प्रभाव से बड़े पैमाने पर क्या असर पड़े। इस उदाहरण से पता चलता है कि हम लोग और विजयों के इस युग में दुर्घटनावश फैल गई मवेशियों की बीमारी ने भी हजारों लोगों का जीवन का भाग्य बदल कर रख दिया और दुनिया के साथ उनके संबंधों को नई शक्ल में ढाल दिया। मतलब यह जो इस समय तुम्हारा मवेशी लोग में जो तुम्हारा ये प्लेग की तरह जो फैला, ये लोगों को एक दूसरे क्षेत्र की तरफ बदल दिया। मतलब उसमें ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ा दुर्घटना होगा, लेकिन ऐसा दुर्घटना नहीं हो पाया। प्राचीन काल से ही अफ्रीका में जमीन की कभी कोई कमी नहीं रही, जबकि वहां की आबादी बहुत कम थी। सदियों तक अफ्रीकियों की जिंदगी व कामकाज जमीन और पालतू पशुओं के सहारे ही चलता रहा। मतलब शुरू से ही ऐसा था कि वहां के पालतू पशुओं से उन लोगों का जीवनचर्या चलता था। वहां पैसे या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। मतलब पैसा पर या वेतन पर कोई काम नहीं करता था। अच्छा, 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता था। मतलब अफ्रीका में आखिर के समय में उपभोक्ता के सामान बहुत कम थे जिन्हें कैसे खरीदा जा सकता था, वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता था। अगर आप अफ्रीका के किसान होते और आपके पास जमीन और पालतू पशु होते जिनकी वहां कोई कमी नहीं थी, तो शायद आपको यह भी बात समझने में नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने की क्या जरूरत है। अगर आपके पास सब कुछ है ही, तो आपको पालतू पशु भी है, तो आपको कोई जरूरत नहीं कहीं पे काम करने के लिए, वेतन के लिए। इस तरह का बात वहां पे था। 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुए। मतलब 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकत जो है, जब देखा कि अफ्रीका में बहुत बड़ा विशाल भूक्षेत्र भी है और खनिज भंडार भी है, तो यहाँ पे आया। यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागानी खेती करने और खादानों का दोहन करना चाहते थे। यहाँ पे क्या चाहते हुए, बागानी खेती करना और साथ में जो खादान है उसको अपने हाथ में लेना, ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके। लेकिन वहाँ का एक ऐसी समस्या पेश आई जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। लेकिन वहाँ आने पर उनको कुछ एक समस्या आया, वो जो उसका उम्मीद नहीं था कि उन लोगों को ऐसा समस्या आएगा। वहाँ के लोग तनख्वाह पर काम नहीं करना चाहते, और वहाँ के लोग क्या नहीं चाहते, तनख्वाह पर काम नहीं करना चाहते थे। मजदूरों की भर्ती और उन्हें अपने पास रोक के रखने के लिए मालिकों ने बहुत सारे हथकंडे आजमा कर देख लिए, लेकिन बात नहीं बनी। उन पर भारी भरकम कर लाद दिए गए, जिनका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था जब करदाता बागानों या खादानों में काम करता हो। काश्तकारों को उनकी जमीन से हटाने के लिए उत्तराधिकार कानून भी बदल दिया गया। नए कानून में यह व्यवस्था कर दी गई कि अब परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। इस कानून के जरिए परिवार के बाकी लोगों को श्रम बाजार में ढकेलने का प्रयास किया जाने लगा। खान कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया गया। जो खान में काम करते थे उसको क्या कर दिया गया, तो बाड़ों में मतलब रस्सियों में बंद कर दिया गया।
उन्हें उनके खुलेआम घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दी गई। तभी वहां रिंडरपेस्ट नामक विनाशकारी पशु रोग फैल गई। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी सबसे पहले 1880 में दशक में आखिरी सालों में दिखाई दी। उस समय पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों को पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। सबसे पहले इतालवी सैनिक को पेट भरने मतलब खाना खाने के लिए एशिया देश से जानवर लाए जाते। यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए उन्हीं जानवरों के जरिए यहाँ पहुंची थी। अफ्रीका के पूर्वी हिस्सों से महाद्वीप में दाखिल होने वाली यह बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी और 1892 में यह अफ्रीका के अटलांटिक तट तक पहुंची। 5 साल बाद केप यानी अफ्रीका का दूर दक्षिण हिस्सा तक भी पहुंच गई। रिंडरपेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। मतलब यह बीमारी जो है लगभग 90% लोगों को मार दिया। लोग मतलब यहाँ पे जानवर को। पशुओं को खत्म हो जाने से अफ्रीकियों के रोजी रोटी के साधन भी खत्म हो गए। अपनी सत्ता की ओर को और मजबूत करने तथा अफ्रीकियों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहां के बागान मालिकों, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने बचे कुचे पशु भी अपने कब्जे में ले लिए। बचे कुचे पशु संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने और गुलाम बना लेने का बेहतरीन मौका हाथ लग गया था। अब यहाँ पे जो बचे कुचे पशु थे उनको संसाधन पर कब्जे पर यूरोपीय उपनिवेशकार जो उपनिवेश बनाने आए थे वे लोग, है ना, पूरे अफ्रीका को जीतने और गुलाम बना लेने का सोचे कि यह एक बहुत अच्छा तरीका है। 19वीं सदी की दुनिया के अन्य भागों पर पश्चिमी आक्रमण और विजय के परिणामों की ऐसी ही और भी कहानियां देखी जाती है। मतलब 19वीं सदी में दुनिया का और दूसरे जगह भी इससे भी ऐसा ही जैसा कहानी दिखाई देता है। भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। भारत से अनुबंधित यानी गिरमिटिया मतलब जिसको मतलब एक बंधक बना लिया है कि इतना दिन तक तुमको मेरे पास गुलाम बन के रहना है। श्रमिकों को ले जाया जाता था। 19वीं सदी की दुनिया की विविधता को बिंबित करता है। यह तेज आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि, कुछ लोगों की आय में वृद्धि और दूसरों के लिए बेहिसाब गरीबी, कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति और दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के नए रूपों का इजाद की दुनिया थी। मतलब ये जो भारत का जो श्रमिक था वह जब जनता को कष्टों में वृद्धि हो गया, कुछ लोगों का आय में वृद्धि भी हो रहा था, दूसरे के लिए बेहिसाब गरीबी, कुछ का आय बहुत बढ़ रहा था, कुछ का आय कुछ नहीं है, कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति हो रहा था, कुछ में उत्पीड़न हो रहा है। तो यह सब के 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों और सड़क और रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए दूर दूर के देशों से लाया जाना। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को खास तरह से अनुबंध या एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। इन अनुबंधों में यह शर्त होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल काम करने लेंगे तो वे स्वदेश लौट सकते। मतलब ऐसा एग्रीमेंट होता था कि अगर 5 साल अपने मालिक के यहाँ काम करेंगे तो वह खुद अपने देश लौट सकते हैं। भारत के ज्यादातर अनुबंधित श्रमिक मजदूर मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य और भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से आते थे। 19वीं सदी के मध्य में इन इलाकों में भारी बदलाव आने लगे थे। कुटीर उद्योग खत्म हो रहे थे। कुटीर उद्योग मतलब घर में जो छोटा छोटा काम था वो बंद हो रहे थे। जमीन का भाड़ा बढ़ गया था। खानों और बागानों के लिए जमीनों को साफ किया जा रहा था। इन परिवर्तनों से गरीबों के जीवन पर गहरा असर पड़ा। वे बाटाई पर जमीन तो ले लेते थे लेकिन उसका भाड़ा नहीं चुका पाते। मतलब बटाई पर जो जमीन लेते थे किसान जो थे मजदूर लोग, वो लेने के बाद उसको जो उसना अनाज देना है मालिक को नहीं दे पाते थे। उन पर कर्ज चढ़ने लगा। काम की तलाश में उन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़े और काम की तलाश में उनको घर बार छोड़ना पड़ा। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरिबियाई द्वीप समूह मॉरिशस एवं फिजी ले जाया जाता था। तमिल अप्रवासी सिलोन और मलाया जाकर काम करते थे। बहुत सारे अनुबंधित श्रमिकों को असम के चाय बागानों में काम करवाने के लिए भी ले आया था। मतलब बहुत सारा अनुबंधित मजदूर को कहाँ ले जाया गया तो असम में जो चाय बागान था उसमें काम करवाने के लिए। मजदूरों की भर्ती का काम मालिकों
कि एजेंट क्या करते थे। ये जो मजदूर का भर्ती होता कौन करता था, उसका मालिक का एजेंट होता था। एजेंटों को कमीशन मिलता था। बहुत सारे अप्रवासी अपने गांव में होने वाले उत्पीड़न और गरीबी से बचने के लिए भी इन अनुबंधों को मान लेते थे। और कुछ जो गरीब थे, जिनको दिक्कत था गांव से, जो कुछ गांव में बनगुड़िया था, उस सब को देखते हुए लोग क्या करते, तो उन एजेंटों का बात मान लेते थे और चले जाते थे काम करने। यात्रा के साधन क्या होंगे, क्या काम करना होगा, नई जगह पर काम व जीवन की हालात कैसी होगी, इस बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं दी जाती थी। बहुत सारे अप्रवासियों को तो यह भी नहीं बताया जाता था कि उन्हें लंबी समुद्री यात्रा पर जाना है। अगर कोई मजदूर अनुबंध के लिए राजी नहीं होता था तो एजेंट उसका अपहरण तक कर लेता था। अगर मान लो कोई राजी नहीं हो रहा है और उसको ले जाना जरूरी है उतना आदमी को, तो क्या करता था, उसका अपहरण कर लेता था। 19वीं सदी की इस अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का भी नाम दिया। इस प्रथा को क्या नाम दिया, नई दास प्रथा। बागानों में यह कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता था कि वे जैसी उम्मीद कर रहे थे यहाँ वैसा हालात नहीं है। नई जगह की जीवन एवं कार्य स्थिति यहाँ कठोर थी और मजदूरों के पास कानूनी अधिकार कहने भर को नहीं थे। इसके बावजूद मजदूरों ने भी जिंदगी बसर करने के अपने तरीके ढूंढ निकाले। बहुत सारे तो भागकर जंगलों में ही चले गए। अगर ऐसे मजदूर पकड़े जाते थे तो उन्हें भारी सजा दी जाती थी। बहुतों ने अपनी पुरानी और नई संस्कृतियों का सम्मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक आत्मविभक्ति के नए रूप खोज लिए। त्रिनाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दे दिया गया। इस मेले को होसे यानी इमाम हुसैन के नाम पर दिया गया। उसमें सभी धर्मों व नस्लों के मजदूर हिस्सा लेते थे। इसी प्रकार रास्ता फारियाबाद नामक विद्रोही धर्म, जिसे जमैका के रैगे गायक बॉब मार्ले ने ख्याति के शिखर पर पहुंचा दिया, में भी भारतीय प्रवासियों और कैरिबियाई द्वीप समूह के बीच इन संबंधों की झलक देखी जा सकती है। कहने का मतलब है हर जगह जहाँ जहाँ इन लोगों को ले जाया गया वहाँ पे इनकी मनोरंजन का कोई साधन नहीं था और वहाँ पे ये लोग जो नॉर्मल रूप से कोई पर्व त्योहार मनाया जाता था और इनके देश से जुड़ा हुआ रहता था जरा सा भी, तो उसको ये लोग बहुत जोर तोड़ से मनाते थे। जैसे यहाँ बताया गया कि त्रिनाद में मुहर्रम जो मनाया जाता था उसमें हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग मिलकर मनाते थे खूब जोर तोड़ से। उसी तरह यहाँ पे होसे और उस पर्व का नाम रख दिया गया होसे, है ना, और उसमें सभी धर्म के लोग करते थे। और साथ में इस प्रकार का एक और था रास्ता फारियानाद नामक विद्रोही धर्म था इसका। और जो जमैका के रैगे गायक जो था बॉब मार्ले, इसको और ज्यादा शिखर पर पहुंचा दिया था। अच्छा, भारतीय अप्रवासी और कैरिबियाई द्वीप समूह के बीच इन संबंधों का झलक देखिए, मतलब ज्यादा अभी भी तुमको दिखेगा इन सब का चीज। त्रिनिदाद और गुयाना में मशहूर चटनी म्यूजिक भी भारतीय प्रवासियों के वहां पहुंचने के बाद सामने आई। रचनात्मक अभिव्यक्तियों का ही उदाहरण है। सांस्कृतिक समागम के ये स्वरूप एक नई वैश्विक दुनिया के उदय की प्रक्रिया का अंग थे। यह ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें अलग अलग स्थानों की चीजें आपस में घुल मिल जाती थी। यह एक ऐसा स्थान का चीजों का मिलन था जिसमें जितनी स्थानीय चीजें सब एक दूसरे से मिलजुल जाएगी। उनकी मूल पहचान और विशिष्टताएं गुम हो जाती थी और उनका मूल पहचान जो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई क्या है, वो सब खत्म। बिल्कुल नया रूप सामने आता, उनका नया रूप सामने आता। ज्यादातर अनुबंधित धार्मिक अनुबंध समाप्त हो जाने के बाद भी वापस नहीं लौटा। जो वापस लौटे उनमें से भी अधिकांश केवल कुछ समय यहाँ बिताकर फिर अपने नए ठिकानों पर वापस, मतलब कुछ लोग जो वहां से काम करके आ भी गए, अगर अधिकतर तो नहीं आए, जो आ भी गए फिर पुनः लौट गए। इसी का इन देशों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। क्या आपने नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार B.S. नौपाल का नाम सुना है? आप में से कुछ लोगों ने वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी शिव नरेन चंद्रपॉल और राम नरेश सरवन का नाम भी सुना होगा। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि उनके नाम हम भारतीयों जैसा क्यों हैं? इसकी वजह यही है कि वे भारत से गए अनुबंधित मजदूरों के ही वंशज हैं। 20वीं सदी के शुरुआती सालों में से ही
हमारे देश के राष्ट्रवादी नेता इस प्रथा का विरोध करने लगे थे। उनकी राय में यह बात बहुत अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था थी। इसी दबाव के कारण से 21 में इसे खत्म कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी कई दशक तक भारतीय अनुबंधित मजदूरों के वंशज कैरिबियाई द्वीप समूह में बेचैन अल्पसंख्यकों का जीवन जीते रहे। वहाँ के लोग उन्हें कूली मानते थे। भारत के लोग जो वहाँ पर अनुबंधित रूप में जाते थे उनको क्या मानते थे? कूली, और उनके साथ कूलियों जैसा बर्ताव करते थे। नायपॉल के कुछ प्रारंभिक उपन्यासों में वृक्षों और पर्यावरण के इस एहसास को खूब दिखाया था। नायपॉल जो कुछ उपन्यास लिखे उसमें ये चीज दिखाए हैं। अब विदेश में भारतीय उद्यम, विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ व फसलें उगाने के वास्ते पूंजी की आवश्यकता थी। ये बात है, विश्व बाजार को आगे बढ़ाने के लिए खाद्य पदार्थ लोगों को मिले, फसलें उगे, इन सब के लिए क्या चीज की आवश्यकता था? पूंजी। बड़े बागानों के लिए तो बाजार और बैंकों से पैसा लिया जा सकता था, लेकिन छोटे मोटे किसानों का क्या होता? मतलब बड़ा किसान लोग बैंक से कर्ज ले सकते, लेकिन छोटे छोटे किसान क्या करेगा? यहीं से देसी साहूकार और महाजन दृश्य में आते थे। क्या आपने सिकरी, पूरी, श्राप और नट्टू कोटई चिट्टियारों के बारे में सुना होगा? ये उन बहुत सारे बैंकरों और व्यापारियों में से थे जो मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यातोन्मुखी खेती के लिए कर्जे देते थे। मतलब ये सब ऐसे व्यक्तियों के नाम हैं, ऐसे कर्जदारों के नाम हैं जो कर्जा देते थे इनको, किसान को, जो अपना खेती कर सके। इसके लिए वे या तो अपनी जेब से पैसा लगाते थे या यूरोपीय बैंकों से कर्ज लेते थे। उनके पास दूर दूर तक पैसा पहुंचाने की एक व्यवस्थित पद्धति होती थी। यहाँ तक कि उन्होंने व्यावसायिक संगठनों और क्रियाकलापों के देसी स्वरूप भी विकसित कर लिए थे। मतलब धीरे धीरे वो पैसा जहाँ से लेते और जिनको देते, जिन किसानों को, उनको लेने का तरीका भी उनके पास अच्छा था, जो हर तरह का देसी स्वरूप को विकसित कर लिए थे। अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकारों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुंचे। हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे जा चुके थे, निकले। 1860 के दशक में से उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए। इन दुकानों से में सैलानियों का आकर्षक स्थानीय और विदेशी चीजों मिलती थी। यह एक फलता फूलता कारोबार था, क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोतों के आ जाने से सैलानी का मतलब हुआ जो घूमने आएंगे, है ना। सैलानियों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ने लगी। मतलब घूमने के लिए लोगों का दर्शक जो है ज्यादा आने लगे। भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता है। औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था। इसी कारण वहां के उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह कपास के आयात पर रोक लगाए और स्थानीय उद्योगों की रक्षा करे। मतलब भारत में जो कपास पैदा होता था, महीन कपास, वो दूसरे देश से आता था, और यहाँ पे ब्रिटेन में औद्योगिकरण में कपास का बहुत ज्यादा खपत था। लेकिन वहां पर जब ब्रिटेन में खुद कपास उत्पादन होने लगा तो वहां के कृषक लोग यह बोले कि आप बाहर से जो कपास लाते हैं उस पर रोक लगाइए। फलस्वरूप ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क थोप दिया गया। वहां महीन भारतीय कपास का आयात कम होने लगा। अब जो आयातित कपड़ा है उस पर रोक लग गया। 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक दूसरे देश में भी अपने कपड़ों के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे। सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजारों से बेदखल हो जाने के बाद भारतीय कपड़ों को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। मतलब अब भारत के जो कपड़े हैं ब्रिटिश बाजार के साथ जब वहां से बेदखल कर दिया गया तो दूसरे देश में जो जाएगा बिकने के लिए या अपने ही देश में, तो उसमें क्या हुआ, उसको बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा और उसको कंपटीशन बहुत ज्यादा था। यदि भारतीय निर्यात के आंकड़ों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि सूती कपड़े के निर्यात में लगातार गिरावट का ही रुझान दिखाई देता है। सन 1800 के आसपास के निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था, जो 1815 में घटकर 15% रह गया। 1870 तक तो यह अनुपात केवल 3% तक ही रह गया। मतलब निर्यात जो होता था भारत से वह पहले 15 था, शुरू में 30 था, और घटकर 1815 में 15 हो गया, लास्ट में 70 तक आते आते 3% ही रह गया। मतलब बहुत घट के छोटा हो गया। फिर भारत ने किन चीजों का निर्यात किया? आंकड़ों के माध्यम से फिर एक नाटकीय कहानी सामने आई।
निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था और उतनी ही तेजी से कच्चे मालों का निर्यात बढ़ता जा रहा था। मतलब कच्चा माल यहाँ से जा रहा था, लेकिन सामान जो तैयार है वो नहीं जा रहा था। 1812 से 1871 के बीच कच्चे कपास का निर्यात 5% से बढ़कर 35% तक पहुंच गया अचानक 1871 तक में। और कपड़ों की रंगाई के लिए इस्तेमाल होने वाला नील का भी कई दशकों तक बड़े पैमाने पर निर्यात होता रहा। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ाई था कि 1820 के दशक में से चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात भी किया जाने लगा। मतलब 1820 में चीन को जो है बहुत बड़ा मात्रा में अफीम भी हम लोग निर्यात कर रहे थे। कुछ समय तक तो भारतीय निर्यात में अफीम का हिस्सा ही सबसे ज्यादा रहा। ब्रिटेन की सरकार भारत में अफीम का खेती करवाती थी और उसे चीन को निर्यात कर देती। मतलब हमारे यहाँ अफीम बनता था, उत्पादन होता था और दूसरे देश चीन को निर्यात कर दिया था। अफीम के निर्यात को जो पैसा मिलता था उसके बदले चीन से ही चाय और दूसरे पदार्थ का आयात कर लिया था। मतलब जो हम लोग यहाँ से अफीम भेज रहे हैं उसके बदले वहां से क्या लाया जाता था? चाय और दूसरा पदार्थ। 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की बाढ़ ही आई। भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व के भेजे जाने वाले खाद्यान्न व कच्चे मालों के निर्यात को इजाफा हुआ, मतलब बढ़ा। ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत बहुत ज्यादा होती थी। भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था। इसका मतलब है कि आपसी व्यापार में हमेशा ब्रिटेन को ही फायदा रहता था। मतलब यहाँ से जो तैयार माल जाता था ब्रिटेन वो बहुत महंगा, क्योंकि उस पर टैक्स बहुत ज्यादा लगा हुआ था, और वहां से जो सामान यहाँ आता था उस पर टैक्स नहीं रहता था, वो सस्ता हो जाता था। तो क्या होता था, यहाँ पर भी उसका सामान सस्ता मिलता था तो ज्यादा बिक गया, पैसा इधर से भी लिया, और वहां पर भी उसके उत्पादक या उसके द्वारा उसके फैक्ट्री के द्वारा उत्पादित जो वस्तु है वही ज्यादा बिकता था। ब्रिटेन इस मुनाफे के सारे दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापारिक छोटे की घाटे की भरपाई कर लेता। बहुपक्षीय बंदोबस्त ऐसे ही काम करते हैं। इसमें एक देश के मुकाबले दूसरे देश के होने वाले घाटे की भरपाई किसी तीसरे देश के साथ व्यापार में मुनाफा कमाकर की जाती है। ब्रिटेन के घाटे की भरपाई में मदद देते हुए भारत ने 19वीं सदी का विश्व अर्थव्यवस्था का रूप तय करने में एक अहम भूमिका अदा की, और इस तरह से ज्यादा मुनाफा कमाने वाला व्यापार का यहाँ पे ब्रिटेन जो है बहुत बड़ा दिखाया भूमिका। ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उसे तथाकथित होम चार्जेज यानी देसी खर्चे का निपटारा होता था। इसके तहत ब्रिटानी अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम, भारतीय बाहरी कर्जे पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रिटानी अफसरों को पेंशन शामिल थी। मतलब जो ब्रिटानी अफसर यहाँ काम करते थे उनको पेमेंट और जो पेंशन है वो सब कुछ उसी टैक्स से मिल जाता था इनको। इस तरह से हम लोग आज तक यहीं पर पढ़ेंगे। अगला दिन हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। इसमें तुम्हारा कुछ मिडिल ब्रैकेट में दिया हुआ रहता है, उसको आपको खुद पढ़ लेना है। इसमें क्या है नहीं है उसके बारे में बड़ा अच्छा ढंग से समझाया जाता है, जो हम लोग कुछ पॉइंट को डिस्कस करते हैं। और अगले बार हम लोग पढ़ेंगे महायुद्ध के बीच अर्थव्यवस्था, और अगला दिन हमको लग रहा है ये लेसन कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ के आना, और कुछ ये छोटा जो पॉइंटेड है क्वेश्चन में देखो, अगर कुछ तुम लोग से बन जाए उसको बना लेना। ओके, बाय।